सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अभी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन इसके एग्ज़ाम की जो डेट है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन के द्वारा सीटेट ने पहले बता दी है कि जो कि लगभग संभावित है 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में दोस्तों। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों को छोड़िए मत। एग्ज़ाम का जो फॉर्म होगा वो तो एक दिन आ ही जाएगा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिएगा दोस्तों, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल आप लोग वीडियो कम देख रहे हैं। और आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम को निकालने के लिए पूरी तरह से मेहनत करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यूअसली वीडियो ला रहा हूँ, और आज भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये मेरी चौथी वीडियो है। इससे पूर्व में 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीटेट के पेपर में। ठीक है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप लोगों को इसका आंसर पता होगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना, यहाँ पर ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। तो यूरोप, आपका यूरोप और एशिया एक दूसरे से मिले हुए महाद्वीप हैं दोस्तों, और जहाँ पर ये मिलते हैं वहाँ पर का नाम यूरेशिया कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाता है। ठीक है, इसमें से एक देश ऐसा है जिसका आधा भाग एशिया में है और आधा भाग यूरोप में है दोस्तों। इसके अलावा जैसे रशिया भी है, तो रशिया का आधा पोर्शन एशिया के अंतर्गत आता है और आधा पोर्शन कहाँ पे आता है? यूरोप के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है यहाँ पर कि ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इनमें से यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका तुर्की को। तुर्की को या टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया में नहीं रहना चाहता है, इस तरीके से समझ लीजिए, और यूरोप में रहना चाहता है, तो इसलिए टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोपीय जो सभ्यता है उसका पालना किस देश को कहा जाता है? ठीक है, यानी कि सभ्यता का पालना वाला देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है इटली, रोम, स्पेन या यूनान। तो देखिए दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का जो पालना कहलाता है वो कहलाता है यूनान को। यूनान या ग्रीस। ठीक है, यूनान में सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान हुए थे और मानचित्रों के द्वारा इन्होंने यूरोप को एक नई पहचान दी थी, इसीलिए यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहलाया जाता है दोस्तों। तो यूनान आप याद रखेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना। ठीक है, या फिर ग्रीस भी आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की संकल्पना स्थापना की थी? ठीक है, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो सबसे पहले जैकोबिन क्लब क्या होता है? जैकोबिन क्लब वो होता है दोस्तों जिसमें राजा की शक्तियों को कम करके आम प्रजा की शक्तियों या आम अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें उस वही जैकोबिन क्लब हुआ करते थे फ्रांस में। ठीक है, तो किस राजा ने, भारतीय किस शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरगंज या शिवाजी। तो देखिए दोस्तों, जो जैकोबिन क्लब की जो स्थापना की गई थी भारतीय शासक के द्वारा, उसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम आप याद रखेंगे कि इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। 1790, ठीक है, कि क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन सा था? ठीक है, तो जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो 1789 में हुई थी। ठीक है, 1789 में फ्रांस की पहली बार क्रांति हुई थी। ठीक है, तो उस समय वहाँ का जो राजा था वो कौन था? तो याद रखना दोस्तों, हमेशा लुई 16। ठीक है, तो लुई 16 यहाँ पर ऑप्शन 16 यानी कि 10, 5 और 1, 6 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। तो लुई 16। ठीक है, जब 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय वहाँ के राजा कौन थे? लुई 16, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। ये पर डे का हिसाब का है यहाँ पर, कि ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है 43 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 37 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 33 रुपये प्रतिदिन की आय पर, 55 रुपये प्रतिदिन की आय पर या 27 रुपये प्रतिदिन की आय पर। तो देखिए दोस्तों, जो तेंदुलकर समिति बनी थी, सुरेश तेंदुलकर समिति बनी थी, उसने 1911 में 2011 में 2011 में अपनी रिपोर्ट
पेश की थी और उसके आधार पर यह बताया गया था कि जो अगर सड़क, स्वास्थ्य, परिवहन, ठीक है ना, बिजली, पानी के मामले में अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति अगर 27 रुपये प्रतिदिन का कमा रहा है तो वो या 27 रुपये या 27 रुपये से अधिक कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी कि जो 27 रुपये से नीचे कमा रहा है वो गरीबी रेखा से नीचे है दोस्तों। ठीक है, तो 27 रुपये प्रतिदिन के आय के आधार पर किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए अज्ञात थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन है कांसा, लोहा, ताम्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता में लोहे के क्या नहीं मिलते हैं, अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि वो लोहा से क्या थे, अनभिज्ञ थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, लोहा धातु से वो अज्ञात थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो खाद्यान्न यानी कि खाद्यान्न के अंतर्गत सभी चीज प्रकार के आ जाते हैं, चाहे वो गेहूं, चावल, दालें, अगर सभी चीज़ों को मिश्रण कर लिया जाए तो खाद्यान्न के अंतर्गत आ जाएगा। तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है भारत का वो कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों, भारत के राज्यों में जो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जोपुनो, ठीक है, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या आंध्र प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, जो जोपुनो है यह आपका कंचनजंगा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है असम, और इससे मिला हुआ जो सिक्किम वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो कंचनजंगा जो क्षेत्र है दोस्तों, या फिर ये कह सकते हैं माउंट कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में है, ठीक है। उसी के अंडर ये एक चोटी आती है जोपुनो, तो ये आपका आ जाएगा आपका सिक्किम के अंतर्गत। माउंट जोपुनो कहाँ पर है, सिक्किम में है और माउंट कंचनजंगा के ही आसपास में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में या अमेरिका में। तो देखिए दोस्तों, जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में, याद रखेंगे इंग्लैंड में हुई थी, और ये लगभग 1770 से 1850 के मध्य चली थी दोस्तों स्टार्टिंग में, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में लोहा और कोयला की भरपूर खानें थी और इनसे इन्होंने नए नए औद्योगिक कारखाने स्थापित किए, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति में सर्वप्रथम किस उद्योग को बढ़ावा दिया गया, तो आप बोलोगे कपड़ा वस्त्र, यानी कि सूती वस्त्र या कपड़ा वस्त्र को सबसे पहला क्या बनाया गया, क्रांति में लाया गया, के कारखाने खोले गए दोस्तों, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे। जो भारत में आते थे मैनचेस्टर लेबल के जो कपड़े, उस पर किसके चित्र छपे हुए होते थे, तो भारतीय नेताओं के, महाराजा रणजीत सिंह के, भारतीय पशु पक्षियों के या भारतीय देवी देवताओं के, ठीक है। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे दोस्तों, उन्होंने भारत के महान उस समय के जो सिख राजा थे रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह के चित्र उन्होंने छापे थे किसके ऊपर, अपने मैनचेस्टर लेवल के कपड़ों पर, जो मैनचेस्टर से जो कपड़े आते थे, ठीक है, उन पर महाराजा रणजीत सिंह के क्या करे थे, उन्होंने चित्र छापे हुए थे। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति आपको मैंने बता दिया कि सर्वप्रथम विश्व में औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई, वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से या परिवहन उद्योग से। तो सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों वो हुई थी आपकी वस्त्र उद्योग से, यानी कि कपड़ा उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। औद्योगिक क्रांति का कारण कौन सा नहीं था, यहाँ पर है धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति या वैज्ञानिक आविष्कार, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति से मतलब ये था कि उद्योगों का नया नया निर्माण करना और नई नई तकनीकी के द्वारा नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन करना दोस्तों, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति में सिंपल सी बात है, धर्म सुधार आंदोलनों का के लिए जगह नहीं थी, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का कारण क्या नहीं था, धर्म सुधार आंदोलन नहीं थे, ये पूछा जा रहा है। बाकी राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार जरूरी थे दोस्तों, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का कारण क्या नहीं था, धर्म सुधार
आंदोलन। और ये भी क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप इस चीज को माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों महाराष्ट्र में, बंबई में, वो की थी लाला लाजपत राय ने। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाजपत राय ने। ठीक है, और ये कब की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 1848, 1881, 1885 या 1920। तो देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक किसने किया? ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स या लाला लाजपत राय। ठीक है, तो दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन माना जाता है, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कार्ल मार्क्स, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल एक बहुत बड़ा, जैसे इस साल पिछले 2-3 साल पहले कोरोना से काफ़ी सारी मौतें हुई थी, इसी प्रकार से आलू की फसल खराब होने के कारण आलू अकाल पड़ गया था और काफ़ी सारी जानें गई थी, लगभग 10 लाख के आसपास लोगों की जानें गई थी। तो वो किस देश में हुआ था आलू अकाल? तो ये पूछा जा रहा है। तो इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्पेन में या अमेरिका में? तो देखिए दोस्तों, आलू जो अकाल हुआ था वो हुआ था आपका 1845 ईस्वी में। ठीक है, और ये हुआ था आपका आयरलैंड में। ठीक है, कहा जाता है कि आयरलैंड में इस आलू अकाल से आलू की फसलें खराब हो गई और उसमें एक विशेष प्रकार का फंगस लग गया था और लोगों को बहुत लेट में पता चला, लेकिन तब तक 10 लाख लोग मर चुके थे उससे। ठीक है, और कई लोग वहां से प्रवास कर चुके थे। तो आलू अकाल जो आया था वो आयरलैंड में आया था, 1845 में आया था और लगभग 7 साल तक चला ये आलू अकाल दोस्तों। ठीक है, आयरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया? ठीक है, ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दो समाचार पत्र थे दोस्तों, जिनका प्रकाशन की 1914 ईस्वी में हुआ था लगभग। ठीक है, तो इनका जो प्रकाशन था वो किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन है एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो कॉमनवेल्थ और जो न्यू इंडिया का जो प्रकाशन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था एनी बेसेंट ने। और इन्हीं समाचार पत्रों के द्वारा उन्होंने इंडिया में होम रूल लीग को स्थापित करने के लिए काफी सारे लेख लिखे थे दोस्तों। तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था 1914 ईस्वी में दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1915 में काबुल में भारत की एक अस्थायी सरकार बना दी गई थी दोस्तों। ठीक है, तो उसका जो अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति, किसे बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है बकरतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को, लाला हृदयाल को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो ये महेंद्र प्रताप जी हैं इनको बनाया गया था अध्यक्ष। ठीक है, जो काबुल में 1915 में एक सरकार बनाई गई थी अस्थायी रूप से, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसके लिए एक सरकार बना दी गई थी काबुल में अस्थायी रूप से। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके महेंद्र प्रताप को, यानी कि राष्ट्रपति बनाए गए महेंद्र प्रताप जी। ठीक है, और बकरतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री कई बार पूछ लिया जाता है कि जो काबुल में अस्थायी सरकार बनाई गई थी 1915 में, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो बकरतुल्ला को बनाया गया था। और अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। तो बहरहाल हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है अध्यक्ष, तो महेंद्र प्रताप जी अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के 1915 में जो काबुल में अस्थायी सरकार बनी थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकते में ब्रिटिश सरकार के असफलता के कारण, ठीक है, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, या बंगाल विभाजन के विरोध में। तो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों आपको पता होना चाहिए 1905 से 1911 तक चले थे। ठीक है, और ये चले थे 1905 में बंगाल विभाजन के कारण, और जब बंगाल विभाजन को वापस लिया गया तो 1911 में ये आंदोलन भी समाप्त हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलनों को शुरू किया गया था दोस्तों, ये आप अपने माइंड में क्लियर रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया गया था वो दिया गया था 1875 ईस्वी में। और
ये दिया गया था आपका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या राम कृष्ण परमहंस। तो वेदों की और लौटों का जो नारा दिया गया दोस्तों वो दिया गया था आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी और नारा दिया था वेदों की और लौटो। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयानंद सरस्वती ने, और 1875 ईस्वी में की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? यद्यपि ये क्वेश्चन थोड़ा से ये कह सकते हैं कि विवादित भी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1966-1970 में मानी जाती है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हो चुकी थी, क्योंकि जब रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के साथ काफ़ी अपना अधिकारों की लड़ाई लड़ करके अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी 1920 ईस्वी में ताशकंद में कर दी गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय के द्वारा, एम.एन. जोशी द्वारा, सत्यभक्त द्वारा या एम.एन. रॉय के द्वारा। तो कहा जाता है कि 1920 में जो ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तानाशाही सरकार निम्न में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तानाशाही सरकार, तो ऑप्शन है जनता के प्रति, न्यायाधीशों के प्रति, संसद के प्रति या किसी के भी प्रति नहीं। तो तानाशाही का मतलब होता है जो संवैधानिक जो नियम होते हैं उनको ताक में रखते हुए अपने ही मन से और डंडे के बल पर कोई काम कराना या कोई कानून पास कराना। ठीक है, तो उसमें जवाबदेही किसी के लिए नहीं दी जाती है। ठीक है, तो यानी कि तानाशाही सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आप कहेंगे किसी के प्रति भी नहीं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो वो कौन सी व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल ये है दोस्तों। व्यक्ति की गरिमा भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होती है। बहुसंख्यकों का शासन और कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता भी होती है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं होता है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुसंख्यकों का शासन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्न में से किसको सफलतापूर्वक हटा दिया है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किसे सफलतापूर्वक हटा दिया है? आर्थिक विषमताओं को, सामाजिक भेदभाव को, राजनीतिक असमानता को या क्षेत्रीय असंतुलन को। तो देखिए दोस्तों, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक भेदभाव और क्षेत्रीय असंतुलन आपको अभी भी मिलता है, लेकिन जो सफलतापूर्वक जो हट गया है वो है राजनीतिक असमानता। राजनीतिक असमानता को आज की डेट में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से सफलतापूर्वक हटा दिया गया है। तो राजनीतिक असमानता को हटा दिया गया है और ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मंदी, मुद्रास्फीति, अति उत्पादन या मुद्रा अस्फीति। तो देखिए दोस्तों, लगातार अगर कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मुद्रा स्फीति हो रही है। ठीक है, यानी कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घटता है, तो वस्तुओं का मूल्य क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो मुद्रास्फीति आप समझ जाएंगे कि अगर लगातार महंगाई बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। ठीक है, वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या चल रहा है? मुद्रास्फीति की अवस्था से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है जो सभी लोग कर लेते हैं। तो भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है, यानी कि आरबीआई को है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर जो वित्त सचिव के साइन होते हैं, यानी कि 1 रुपए के नोट को वित्त सचिव बनाते हैं, यानी कि वित्त मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार का। बाकी जितने भी नोट और करेंसी होती हैं उनका मुद्रा, यानी कि वो मुद्रा जारी करने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है? भारतीय रिजर्व बैंक को होता है दोस्तों।
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। और आपको पता है कि आरबीआई की जो गठन हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक 1935 का बना हुआ है बैंक है, जो कि भारत का एक केंद्रीय बैंक है। ठीक है, केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डैश में स्थापित किया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 1965, 1977, 1989 या 1999। तो यहाँ पर ऑप्शन कोई भी आंसर सही नहीं है दोस्तों। आपको बता देना चाहूँगा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1975 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है विभिन्न देशों के बीच परस्पर मतभेद, एक देश द्वारा दूसरे देश की बुराई करना, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो वैश्वीकरण दोस्तों क्या है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ ही लग रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। WTO, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक अमेरिकी व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन को ही WTO कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 ईस्वी में हुई थी, गेट के स्थान पर। ठीक है, तो WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में है दोस्तों। याद रख लेंगे, क्वेश्चन बन जाता है कई बार यहाँ पर से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अंग्रेजों के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? तो अंग्रेजों के समय विदेशी व्यापार कैसा था भारत का? आपको पता है कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे और वहां से उसका माल बना करके भारत को पुनः बेचते थे। तो यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर है कच्चे माल का आयात कर, यानी कि भारत का पूछ रहा है कि भारत का विदेशी व्यापार। तो कच्चे माल का आयात तो करता नहीं था भारत, एवं निर्मित माल का निर्यातक, यानी कि जो कच्चे माल को मंगाना और उससे कोई निर्मित माल बनाना और उसको फिर बेचना, ऐसा नहीं था भारत का। भारत का क्या था? कच्चे माल का निर्यात, यानी कि जो कच्चा माल होता था वो यहाँ से ले जाते थे अंग्रेज, एवं वहाँ से जो निर्मित माल बनता था उससे उसका आयातक फिर भारत को ही बनाते देते थे। ठीक है, तो कच्चे माल का निर्यातक और निर्मित माल का आयातक था भारत। ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है वह कंपनी जिसका स्वयं का व्यवसाय हो, वह कंपनी जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है, वह कंपनी जो बड़े स्तर पर उत्पादन करती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहेंगे? वह कंपनी जिसका व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों में फैला हुआ है। एक से अधिक राष्ट्रों में जो फैला हुआ कंपनी होती है उसे मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इससे पूर्व भी 3 वीडियो बन चुकी हैं दोस्तों, उनका भी अवलोकन कीजिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर रहेगी दोस्तों कि आप लोग अभी अपनी तैयारियों में जुटे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब परीक्षा आती है उसके 10 या 5 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो जिससे कि हमारा सारा क्या हो जाता है? हौच पौच हो जाता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि पेपर के टाइम पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आप लोगों का सीटेट एग्ज़ाम इजीली क्लियर हो जाए। तो आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद,